नमस्कार दोस्तों, आपका लॉ वैक्सीन में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे। वी कैन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट द कंपनी रूल एंड द सेकंड वन इज क्राउन रूल। जो कंपनी रूल है वो स्टार्ट हुआ था 1773 से और ख़त्म हुआ था 1858 में, और जो क्राउन रूल है वो शुरू हुआ था 1858 से और ख़त्म हुआ था 1947 में। जो ब्रिटिशर्स थे वो 1600 ईस्वी के अंदर सूरत के एक बंदरगाह में आए थे अपना ट्रेड करने के लिए। 1750 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल इश्यूज के अंदर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। In 1858, after the first war of independence in 1857, which is also known as Revolt of 1857, then the rule of East India Company was come to an end. इसके बाद पार्लियामेंट ने 1850 के अंदर एक स्टैट्यूट पास किया था जिसको कि कहा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। The company rule starts from 1773 to 1858. The rule of East India Company is the company rule which involves a few important acts that played an essential role in the evolution of Indian Constitution. यहाँ पर हम 5 एक्ट्स के बारे में ब्रीफ में जानेंगे। पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, आफ्टर दैट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, एंड देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एंड द लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो इन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो इनिशियल स्टेप ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था वो था कि टू कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अंडरटेकिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। वॉरेन हॉस्टिंग जो था वो एक ऑथराइज्ड गवर्नर जनरल था बना था इस एक्ट के थ्रू। ही वॉज गिवन द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस, कंट्रोल एंड डायरेक्शन ओवर 2 remaining territories. An executive council of 4 members was created to assist the governor general and his office tenure was fixed for a term of 5 years. जो एस्टेब्लिशमेंट था सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का, वो 1774 में इसी एक्ट के थ्रू हुआ था और जिसमें कि कंप्राइज करते हैं 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट Pitt's India Act of 1784. In this act, all the territories for the company were called the Britishers' possession in India. This indicates the ownership of British Crown over the territory of East India Company in India. जो ब्रिटिश क्राउन था वो सुप्रीम कंट्रोलर था और वो ही सारे कंपनी के जो पॉलिटिकल और सोशल अफेयर्स थे उसको देखता था। Under this act, in order to separate the commercial and political function of the company, the Crown introduced Board of Control for political affairs of the company and the commercial affairs were managed by this act. अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बारे में। ये जो एक्ट था इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। नाउ द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड इज अवेलेबल इन ब्रिटिश क्राउन। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में। जो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज लॉर्ड विलियम बेंटिक। जितने भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के पावर्स थी वो सब लॉर्ड विलियम बेंटिक को थी। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। इन दिस एक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन एग्जामिनेशन कॉल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज इंट्रोड्यूस्ड टू रिक्रूट सिविल सर्वेंट्स for administration where Indians were allowed to appear for the exam. अब हम डिस्कस करेंगे द क्राउन रूल जो कि स्टार्ट हुआ था 1858 से और खत्म हुआ था 1947 में। इसमें टोटल 8 एक्ट्स आते हैं। फर्स्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो रिप्लेस किया गया था ब्रिटिश क्राउन के थ्रू एंड ऑल द ब्रिटिश पोजेशंस ऑफ इंडिया वर कंट्रोल्ड बाय them. All the power of British Crown were vested in the Secretary of State for India, which was assisted by a Council of India consisting of 15 members. Government of India Act 1858 Act के थ्रू जो डेजिग्नेशन था गवर्नर जनरल का वो चेंज हो गया था टू वायसरॉय ऑफ इंडिया। फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया इस एक्ट के थ्रू बना था लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल
एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एबोलिश कर दिया था। अब हम बात करेंगे द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 introduced a popular element of involving Indians for the very first time to represent in the legislative council and executive council as the non-official members। जो executive council था उसमें जो members थे वो 6 से 12 इंक्रीज कर दिए गए थे और ये जो मेंबर्स थे वो नॉमिनेट किए गए थे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years बाय वायसरॉय। द वायसरॉय वाज एम्पावर्ड टू इशू एन ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी विदाउट द कंकरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 के बारे में। इस एक्ट ने इनडायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस एक्ट को हम मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। द नेम ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन शॉर्ट वी कैन से इट CLC, was changed to the Imperial Legislative Council। इस एक्ट ने पहली बार हमें प्रोवाइड किया था द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वायसरॉय। इस एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया था द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट टू द मुस्लिम्स विच इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। इसी के साथ इस एक्ट के थ्रू जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसका अंत हो गया। फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। इस एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो था वो एक सेक्रेटरी था स्टेट ऑफ इंडिया का और जो चेम्सफोर्ड था वो वाइसरॉय था इंडिया का एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। द डिमार्केशन वॉज ड्रॉन बिटवीन सेंट्रल सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसी एक्ट के थ्रू जो कंसेप्ट था डुअल गवर्नेंस का वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको कि डायरार्की के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको कि हम PCS को भी बोलते हैं, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें 140 मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में थे और 60 मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर थे। गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर ये मैंडेटरी था कि इसके अंदर कम से कम 6 में से 3 भारतीय होने चाहिए। इसी एक्ट के थ्रू राइट टू वोट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। This act was the result of Simon Commission report, round table conferences and the white paper presented in the British Parliament। ये जो एक्ट था वो लॉन्गेस्ट, लेंथी और डिटेल्ड और लास्ट डॉक्यूमेंट है जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। देयर आर 321 सेक्शंस एंड 10 शेड्यूल्स। इसके जो कई सारे फीचर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 के से लिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने एस्टेब्लिश किया था एक ऑल इंडिया फेडरेशन which consist of government provinces and princely states as units। जो पावर एंड सब्जेक्ट्स जो डिवाइड किए गए हैं वो 3 लिस्ट के अंदर आते हैं। पहला फेडरल लिस्ट, सेकंड इज प्रोविजनल लिस्ट एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट कंट्रोल्ड बाय द सेंटर एंड कंसिस्टेड ऑफ 59 आइटम्स। प्रोविंशियल लिस्ट कंट्रोल्ड बाय प्रोविंसेस एंड कंसिस्ट ऑफ 54 आइटम्स। And the concurrent list, which was chartered by both the center and the provinces, consisted of 36 items। इस एक्ट के थ्रू काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट को एबोलिश कर दिया गया था। देयर इज ए प्लेस कॉल्ड बुमरा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया थ्रू दिस एक्ट, जिसको कि हम अब म्यांमार के नाम से भी जानते हैं। दिस एक्ट वॉज प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एंड RBI। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 जो ब्रिटिश रूल था वो इससे कम एक एंड पर आ गया था। जो एक्ट था ये प्रोवाइड करता है द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑल द लॉज विच आर एनफोर्स्ड इन ब्रिटिश इंडिया वुड बी एप्लीकेबल टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान एंड वर अमेंडेड बाय देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स। इट इज मैंडेटरी टू फॉलो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट फॉर्म्ड। Indian Independence Act 1947 declared India as an independent and a sovereign nation. It provided for the establishment of the governments at both the center and the state level. The Viceroy of India and the provincial governor were made constitutional heads. अब हम बात करेंगे the Constitution of India, which was adopted on 26 January 1950. The draft of the new Constitution of India was prepared by India on February 1948. The Constitution of India came into force on 26 January in the year 1950. The Constitution of India was inspired and had taken some of the features from various constitutions of other countries.